हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वॉइस। सो आज हम करने वाले हैं राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 2 फॉर सेमेस्टर 4। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आपके चक्कर में और लोगों को लॉस हो जाएगा। लॉस कैसे हो जाएगा? क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप जो पढ़ोगे वो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे और लोगों को नुकसान हो जाएगा, जो लोग देख भी नहीं रहे उनका भी। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, पेपर अच्छा जाएगा। एनीवेज, तुम्हारा टॉपिक का नाम क्या है? मर्केंटलिज्म एंड यूरोपियन इकोनॉमीज़ एंड द एम्पायर। आप क्या कहोगे भाई ये क्या है? दोबारा दोबारा ये क्यों, क्या हो रहा है? ये एक्चुअली मैं पहले बता चुका था लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। हम देखेंगे पहले क्या, इंट्रोडक्शन टू मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म आखिर का होता क्या है? व्हाट इज़ मर्केंटलिज्म? मर्केंटलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक आइडिया। मर्केंटलिज्म एक इकोनॉमिक आइडिया है जो कि पॉपुलर हुआ था यूरोप में 1500 से 1700 के बीच के टाइम में। ठीक है, ये फोकस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ गेनिंग वेल्थ। देखो, इकोनॉमिक आइडिया है तो वो पैसे से रिलेटेड होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ गेनिंग वेल्थ, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर, उनको गेन करने, बहुत सारे इकट्ठे करने वेल्थ के रूप में। उनका मानना ये है कि कंट्री के पास पावर ग्रो करने का जब भी हो सकता है जब उनके पास पैसे ग्रो करेंगे और अपने स्पेंडिंग कम करेंगे इम्पोर्ट पे। बिलीव डैट कंट्रीज पावर ग्रो, कंट्री की पावर जब भी ग्रो होगी जब उनके पास ज़्यादा पैसा होगा और स्पेंडिंग कम करेंगे। बेसिकली क्या है ना, ये जब इम्पोर्ट लेंगे ना, जैसे कि दो इंसान होते हैं, चलो जैसे कि एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। अगर ये इसके पास ये इम्पोर्ट करवाएगा, इम्पोर्ट करा रहा है, ये इधर से इम्पोर्ट करा रहा है, इसका इम्पोर्ट करा रहा है, ठीक है, ये लेकिन एक्सपोर्ट कर रहा है, ये वाला एक्सपोर्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे, और यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा ये वाला। अभी जो इनका पैसा होगा ना, पैसा जो ए वाली कंट्री का वापस भी तो देगा इसको, मतलब कि जिस प्रोडक्ट के बदले ये रुपीज़ भी तो देगा। समझिए, प्रोडक्ट इधर जा रहा है, पैसे इधर जा रहा है यहाँ से। ठीक है, इंपोर्ट कम करना है हमें, इसमें लिख रहा है इंपोर्ट कम करना है, बजाय अपना स्पेंडिंग इंपोर्ट पे कम करना है, अपना अपना इनकम बढ़ाना है, कैसे मनी बढ़ाना है, अपने पास वेल्थ बढ़ाना है। ठीक है, द मेन एम ऑफ मर्केंटलिज्म वॉज टू मेक नेशन रिचर एंड स्ट्रॉन्गर। सबसे मेन एम क्या होता है भैया? अपने नेशन को अमीर बनाना, पैसे वाला बनाना, वेल्दी बनाना और स्ट्रॉन्गर बनाना, मजबूत बनाना। ठीक है, अक्सर ये गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ ट्रेड से पॉसिबल हो सकता है। अब की आइडियाज़ क्या हैं मर्केंटलिज्म के? सो लिमिटेड वेल्थ। बहुत लोगों का मानना ये भी रहा है कि जो हमारी पास वर्ल्ड है, वर्ल्ड में लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेल्थ अवेलेबल है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। सो वन कंट्रीज गेन इज़ अनदर्स लॉस। अगर एक कंट्री के पास पैसा है तो दूसरी कंट्री के पास जाएगा, कैसे? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जाएगा। ठीक है, एक कंट्री के पास जैसे कि जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ये इसको अगर इम्पोर्ट करवा रहा है, इससे इम्पोर्ट करवा रहा है ये वाला, और ये इससे एक्सपोर्ट करा रहा है, तो इसके पास जो 100 रुपये थे, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। आई होप बहुत लोग समझ भी गए होंगे इससे ही। दोबारा बताता हूँ इसको मैं। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे चार्ट बना लिया है। अब देखो, ये जो कंट्री ए है उसके पास 0 रुपीज़ हैं, जस्ट अज्यूम करो, और जो कंट्री बी है उसके पास 100 रुपीज़ हैं। लेकिन ये जो कंट्री ए अपना प्रोडक्ट्स बना रही है, अपने एक्सपोर्ट बढ़ा रही है, इंपोर्ट कम कर रही है, लेकिन जो कंट्री बी है वो इंपोर्ट अपने बढ़ा रही है, मतलब बाहर से सामान ले रही है। तो भाई जब कंट्री ए इसको एक्सपोर्ट करेगी उसके बदले में पैसे लेगी, ठीक है, और जो इसकी वाली कंट्री बी होगी उसके 100 रुपये इसके पास चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका सामान भी तो आया है ए कंट्री का बी में, अब बी क्या करेगी? उसके बदले में पैसे देगी। तो मतलब अगर एक कंट्री का गेन हो रहा है, इसका गेन हो गया ना, अब इसका लॉस तो होएगा ना, इससे 100 से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएंगे इसके पास। ठीक है ना, ये बताना चाह रहा था मैं, आई होप समझ गए अब तो। कंट्रीज नीड टू फाइंड वे टू इंक्रीज देयर ओन वेल्थ। कंट्री को एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे कि अपनी वेल्थ को बढ़ा पाए। ठीक, ट्रेड बैलेंस। कंट्री शुड सेल मोर गुड्स टू अदर नेशन देन बाय फ्रॉम देम, ब्रिंगिंग इन मोर गोल्ड एंड सिल्वर। लोग मतलब ये कंट्रीज़ को सेल करना चाहिए अपने ज़्यादा कुछ, फिर उनसे ख़रीदने भी चाहिए कुछ। ठीक है, और कोशिश करना चाहिए गोल्ड, और गोल्ड ज़्यादा है उस टाइम की बताने, हम आज के टाइम की बात नहीं बता रहे। ठीक है, गोल्ड ज़्यादा है, सिल्वर ज़्यादा है, उनका बस मानना यही रहता था और यही मेन मोटिव रहता था। ठीक है, अब आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफन सेट रूल्स ऑन टैक्सेस टू प्रोटेक्ट लोकल बिजनेस एंड इनकरेज एक्सपोर्ट्स।
गवर्नमेंट का भी रोल यहाँ पे रहता है कुछ ना कुछ। कॉलोनीज वर इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग रॉ मटेरियल एंड सेलिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जैसे कि इंडिया थी अपनी कॉलोनी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटेन की। तो क्या ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, कहाँ पे भेज दिया करते थे, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से जो फिनिश गुड मिलता था उसका वो कहाँ पे मार्केट बना दिया करते थे, इंडिया को ही मार्केट बना दिया करते थे। तो फिनिश गुड भी हम बेचा करते थे इंडिया में अपनी कॉलोनी में, समझ रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मर्केंटलिज्म ग्रू ड्यूरिंग द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। 15 to 17 सेंचुरी के टाइम पे ये ज़्यादा देखने को मिला। व्हेन यूरोपियन कंट्रीज़ वर एस्टेब्लिशिंग कॉलोनीज वर्ल्ड वाइड, जब यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी कॉलोनीज बसा रही थी पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, पूरे दुनिया भर में। दिस पीरियड सॉज नेशंस competing फॉर ट्रेड एंड रिसोर्सेज। ये पीरियड दिखाता है कि कुछ नेशंस जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे वो compete कर रहे ट्रेड और रिसोर्सेज के लिए, इसके रिसोर्सेज हम लेंगे, उसके लिए लड़ते थे, है ना। एंड मर्केंटलिज्म बिकेम पॉपुलर एज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। मर्केंटलिज्म बन गया एक पॉपुलर एज ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सॉट टू बूस्ट नेशनल वेल्थ। अब के की फिगर्स कौन कौन है। सेवरल इंपॉर्टेंट थिंकर्स हेल्प शेप मर्केंटलिज्म। जीन बॉर्डन एक फ्रेंच थिंकर हैं जो जिनका मानना ये है, इन अ बिल्डिंग अ नेशनल इकोनॉमी फोकस ऑन एक्यूमुलेटिंग गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आपको नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाना है तो आपको फोकस करना होगा गोल्ड और सिल्वर को जितना जमा कर सकते हो उतना जमा करो। थॉमस मून बोलते हैं क्या, एंड जो कि इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि आर्ग्यू करते हैं दैट नेशंस वेल्थ कम फ्रॉम इट स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल्स एंड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्टिंग मोर देन इम्पोर्टिंग। जो हमारे थॉमस मून है वो बोलते हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, इम्पोर्टिंग कम करो, और अपने पास जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनका स्टॉक रखो। इससे हमारी जो नेशन का वेल्थ है वो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा बढ़ेगा। अभी कॉलबर्ट हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं फ्रांस के, जो कि प्रमोट करते हैं पॉलिसीज़ टू इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड रेगुलेट ट्रेड। अब एंटोनियो सेरा एक इटालियन इकोनॉमिस्ट है जो कि मानते हैं कि वेल्थ कुड बी इंक्रीज बाय बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स एंड कंट्रोलिंग इम्पोर्ट्स। बूस्ट जब भी हो सकती है अपनी कंट्री की वेल्थ जब हम एक्सपोर्ट करेंगे ज़्यादा और इम्पोर्ट करेंगे कम। जैसे कि इन्होंने ये भी बोला था, सेम चीज़ थॉमस मून का भी यही मानना था। भाई भाई दोनों तबाही। इकोनॉमिक आइडियाज़ एंड पॉलिसीज़, बिल्डिंग वेल्थ। Mercantilism center on idea that nation's wealth is linked to having gold and silver. Mercantilism center on the idea that nation's wealth is linked, मतलब कि जो नेशन की वेल्थ है वो किससे लिंक है, गोल्ड और सिल्वर से। अगर गोल्ड और सिल्वर होगी तो उसकी नेशन की जो वेल्थ होगी वो ज़्यादा होगी। जितना गोल्ड और सिल्वर उतना ही वेल्दी कंट्री। द मोर अ कंट्री कलेक्ट्स द मोर पावरफुल इट बिकम। जितना वो कलेक्ट करेगी उतनी पावरफुल होती जाएगी, जितना मैंने ऊपर बताया। टू डू दिस मर्केंटलिस्ट्स इनकरेज पॉलिसीज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड लिमिट इम्पोर्ट्स। जो मर्केंटलिस्ट से जो मर्केंटलिज्म को फेवर किया करते थे, सपोर्ट किया करते थे, वो लोग इन पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते थे, इनकरेज करते थे। जैसे कि भाई इंक्रीज़ करो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अगर सभी एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे तो इम्पोर्ट कौन करेगा, ये भी तो बताओ। बुलियनिज्म, दिस आइडिया फोकसेस ऑन एक्यूमुलेटिंग गोल्ड एंड सिल्वर एज अ मेन साइन ऑफ वेल्थ। देखो हर चीज़ में कुछ बस नाम याद कर लो, हर चीज़ में यही चीज़ है, गोल्ड और सिल्वर को एक्यूमुलेट करो, ठीक है, यही चीज़ आ रहा है। कंट्रीज ऑफन यूज स्ट्रेटजीज लाइक गिविंग मनी टू मैन्युफैक्चरर्स एंड चार्जिंग हाई टैक्सेस ऑन फॉरेन गुड्स टू कीप मनी फ्लोइंग इन। कंट्रीज अक्सर यूज़ करती हैं ऐसी स्ट्रेटजीज, जैसे पैसे तो दे देते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन उनसे हाई टैक्सेस चार्ज करती हैं ऑन फॉरेन गुड्स और कीपिंग मनी, जिससे कि मनी और भाई फ्लो में आता रहे और जाता रहे, जाता कम रहे आता ज़्यादा रहे। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये इकोनॉमिक्स का एक रुपया, ये जो पूरी है ना ये यूनिट, ये इकोनॉमिक्स वाली यूनिट है। आपने अगर क्लास 12 में वो पढ़ी होगी ना, इंडियन इकोनॉमिक वाली इंडियन इकोनॉमी पढ़ी होगी, तो सब वही है ना। द की पार्ट ऑफ mercantilism is having a favorable balance of trade. मर्केंटिज्म का की पार्ट क्या है, मेन पार्ट क्या है, वो है फेवरेबल बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, ठीक है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए। अच्छा, सपोर्टिंग मीनिंग एक्सपोर्टिंग मोर, यानी एक्सपोर्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए इम्पोर्टिंग से, गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा होने चाहिए, गेन होने चाहिए। गवर्नमेंट क्रिएटेड पॉलिसीज सपोर्ट लोकल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट कुछ
ऐसी पॉलिसी को क्रिएट करते हैं जो कि सपोर्ट करती हैं लोकल इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि चार्जिंग टैरिफ ऑन इम्पोर्ट, फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट्स इंकरेज द सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, गवर्नमेंट इंकरेज करती हैं, बढ़ा देती हैं सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड वाइल लिमिटिंग इम्पोर्ट्स ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स। ट्रेड मोनोपोलीज यानी सम गवर्नमेंट हैव स्पेशल ट्रेडिंग राइट्स टू सर्टेन कंपनीज टू कंट्रोल ट्रेड इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड इंश्योर प्रॉफिट स्टेड एट होम। मोनोपोलीज होती है मतलब कि अपने ही, बस मोनोपोली का जो लिटरल मीनिंग जाने तो ऐसा होता है सारे कंपटीशन को एलिमिनेट करके सिर्फ एक ही जो अपनी कोई भी कंपनी है या फिर ऐसा कोई भी फैक्ट्री है, ऐसा कुछ भी ब्रांड है, वो अपना राज चला रही है। जैसे कि शूज़ की कंपनी है नाइकी वगैरह, सबको मतलब हटा के सिर्फ एक कंपनी है जो कि राज कर रही है, ठीक है, तो वही एक राज करेगी तो वो मोनोपोली हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अक्सर आजकल के टाइम पे देखें तो मतलब गवर्नमेंट का इसमें यही रहता था कि जो अपनी मतलब कि जितना भी हम पैसा कमा रहे हैं उसका प्रॉफिट अपने घर में ही रहे, अपनी कंट्री में रहे, बाहर जितना कम जा सके उतना कम ही जाए, ठीक है, क्योंकि पावरफुल कंट्री जब भी होगी जब उसके पास पैसा होगा। वो कंट्री की बात नहीं, वो इंसानों की बात भी है, पावरफुल जब भी होता है उसके पास पैसा होता है, वैसे पैसा नहीं है तो कोई पावरफुल नहीं होता है। मैंने देखो तो गरीब लोग तो लोग ऐसे मार के चले जाते हैं, अमीर को हाथ भी नहीं लगा सकता। Mercantilists believed that a country economic strength was closely tied to its military and political power. मर्केंटलिस्ट बिलीव करते हैं जो कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो कहाँ से होती है, मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर से भी होती है, ठीक है, इकोनॉमिक के अलावा भी। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कहाँ से आती है हमारी, मिलिट्री से और पॉलिटिकल पावर से। बाय गेनिंग वेल्थ एंड एक्सपेंडिंग टेरिटरीज, हम वेल्थ, जब हम बहुत सारी वेल्थ हमारे पास आएगी और अपनी टेरिटरीज को बढ़ाएंगे तो नेशन कुड इनहेंस देयर इन्फ्लुएंस ग्लोबली, जिससे कि अपना जो नेशन है उसके जो इन्फ्लुएंस है पूरी ग्लोबली बढ़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी, कंट्रीज एम टू प्रोड्यूस देयर ओन गुड्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स। सेल्फ सफिशिएंसी यानी हम खुद अपना गुड खुद बना रहे हैं, ना कि हम किसी पे डिपेंड हो रहे हैं अपना, जिससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा रिलायंस मतलब डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट दिखे तो मैनी नेशंस नीडेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत से नेशंस को ज़रूरत होती है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिससे कि मैनेज कर सकें ट्रेड रूल्स और रिसोर्सेज इफेक्टिवली, राइट। अब कॉलोनीज का क्या रोल रहा है, कॉलोनीज वर वाइटल इन मर्केंटलिस्ट सिस्टम। कॉलोनीज ने भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया भाई मर्केंटलिस्ट सिस्टम में। कैसे कैसे क्या है बताएंगे आगे। यूरोपियन कंट्रीज व्यू दैम एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स। देखो बिल्कुल सही बात, अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था इंडिया को कैसे देखते थे वो लोग, सोर्स देखते थे रॉ मटेरियल, यहाँ से रॉ मटेरियल अच्छा खासा मिल रहा है और मार्केट बना दिया करते थे उसको, अपने जो ब्रिटेन से गुड्स बन के आते थे हमारे रॉ मटेरियल ले जाते थे फ्री में या फिर कम पैसों में बोल सकते हैं, और वहाँ से लाते थे 50 रुपये की चीज़ बन के 500 में बेचते थे इंडिया में आके। Colonies trade restriction. Colonies were often forced to trade only with their mother country, ensuring that profit remained within their empire. यही है कि अपनी मदर कंट्री के साथ ट्रेड किया करते थे बिना किसी दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है, जो कॉलोनीज हुआ करती थी उनके साथ किया करते थे और अपनी मदर कंट्री के साथ, जिससे कि जो पैसा है अपने घर पे जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए, है ना। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, कॉलोनीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल, कॉलोनीज होती थी वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी जो कि यूरोप में भेजा जाता था और वो वापस आता था कैसे, फिनिश गुड बन के आता था, ठीक है। नेविगेशन एक्ट इन 1600 इंग्लैंड क्रिएटेड लॉज टू कंट्रोल कॉलोनियल ट्रेड, requiring colonies to use British ships and send goods through England first, limiting trade and other nations. ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया भाई अपना लॉ बनाना कॉलोनियल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और उन्होंने बोला कि आपको ब्रिटिश शिप्स ही यूज़ करनी है, पहले जो गुड्स हैं वो आपको इंग्लैंड भेजना पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड रूट्स एंड नेटवर्क। इन 17th and 18th century, European countries grew their power by creating global trade network, often using their navies and colonies. भाई कैसे उन्होंने बढ़ाया अपनी नेवी के थ्रू और कॉलोनीज बना के उन्होंने अपनी नेटवर्क को बढ़ाया, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को बढ़ाया। These routes connected Europe with Africa, Asia and Americas, allowing for exchange of raw material, manufactured goods and valuable items. Atlantic trade route. This route was key for transatlantic slave trade linking Europe, Africa and Americas. European ships took goods like textile,
अल्कोहल टू अफ्रीका इन एक्सचेंज फॉर इंस्लेव पीपल। भाई देख रहे हो कि मतलब टेक्सटाइल्स और अल्कोहल के बदले में क्या लेके आते थे वो, स्लेव लेके आते थे लोगों को बना के, मतलब। और हु वर देन सेंट टू अमेरिका, अमेरिका में भेज दिया करते थे, जो कि प्लांटेशन में काम करते थे, क्या क्या करवाते थे, प्रोड्यूसिंग शुगर, टबैको एंड कॉटन, जो कि यूरोप में वापस भेज दिया करते थे इन सबको यहाँ पर प्रोड्यूस करके, है ना। इंडियन ओशन एंड साउथ ईस्ट एशिया यूरोपियन नेशंस स्पेशली द पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश created trade routes in Indian Ocean to import spices, silk, precious stones from Asia, connecting Europe to market in India, China and Southeast Asia. अब ये जो पुर्तगीज, डच और ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने लिंक करा क्या, यूरोपियन इंडियन ओशियन को विद अपने कंट्रीज़ के साथ, जिससे कि वो इम्पोर्ट कर सकें। भाई भाई अब उनका कॉलोनी है तो उनका ही घर होगा वो भी, ठीक है, तो वहाँ से वो फ्री में करवाएंगे, फिर जितने में भी करवाएंगे वो उनका ऊपर रहेगा, है ना। बेचेंगे अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि उनका घर नहीं है वैसे। अब जब वहाँ से चीज़ लेंगे तो उनका घर है, लेकिन जब बेचेंगे जब उनका घर नहीं होगा वो। दिस इन्वॉल्व अ 3-way ट्रेड सिस्टम अमंग यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। यूरोपियन गुड्स वर ट्रेडेड फॉर इंस्लेव पीपल इन अफ्रीका। जो यूरोपियन गुड्स हुआ करता था, ट्रेड होता था किसके लिए, अफ्रीकन पीपल को इंस्लेव करने के लिए, यानी उनको स्लेव बना दिया जाता था, जो कि भेजे जाते थे अमेरिका में। और वे आर रॉ मटेरियल लाइक शुगर, ये सब प्रोड्यूस हुआ करते थे, उनको कलेक्ट करते थे और यूरोप में भेजा करते थे, ठीक है। मेजर ट्रेडिंग कंपनीज यूरोपियन, ये तो अगर इसका नाम नहीं आया तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर क्रूशियल इन ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड एंड मेंटेनिंग इकोनॉमिक पावर ओवर डिस्टेंट मार्केट। पहला था हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस कंपनी सिग्निफिकेंटली बूस्टेड ब्रिटिश ट्रेड इन एशिया, कंट्रोलिंग मच ऑफ स्पाइस, टी एंड टेक्सटाइल ट्रेड एंड हेल्पिंग इस्टेब्लिश ब्रिटिश पावर इन इंडिया। यही जो कंपनी जिसने कि ब्रिटिश पावर को इस्टेब्लिश करवाने में मदद करी थी इंडिया में, ठीक है। और ये किस किस का ट्रेड करते थे एशिया में, स्पाइस का, मसालों का, चाय की पत्ती का, है ना, और टेक्सटाइल यानी जो कपड़े वगैरह का दिखा करते थे, रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाया करते थे और वहाँ से बनवा के लेके आते थे। एनीवेज, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, one of the first multinational corporation, it had major monopoly on the spice trade in the Southeast Asia, was a key Dutch global trade dominance in 17th century। ये एक पहली मोनोपोली रही थी किसको लेकर, स्पाइस ट्रेड को लेकर, जो कि 17th सेंचुरी में बहुत डोमिनेटेंस कर रही थी पूरे ग्लोब को। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्रिएटेड टू कम्पीट विद ब्रिटिश एंड डच कंपनी, से क्यों बनाई गई थी, जिससे कि वो डच और ब्रिटिश डच कंपनीज़ को कम्पीट कर सके, उनके साथ कॉम्पिटिशन कर सके इन स्पाइस एंड सिल्क ट्रेड में। इट स्ट्रगल टू सक्सीड एज मच एज इट्स राइवल्स, इसको बहुत स्ट्रगल फेस करने पड़े। स्पेनिश एंड पोर्तुगीज़ कंपनीज, ये जो नेशंस हैं ऑल्सो हैड स्टेट सपोर्टेड ट्रेडिंग मोनोपोलीज, इनके पास भी कुछ स्टेट सपोर्टेड ट्रेडिंग मोनोपोलीज थी, ठीक है, जो कि फोकस करती थी ऑन एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज लाइक गोल्ड, सिल्वर फ्रॉम देयर कॉलोनीज इन देयर अमेरिकाज। अमेरिका में इनका जो चलता था, वहाँ से गोल्ड सिल्वर इकट्ठा करते थे और बेचा करते थे, अपने अपने मदर कंट्री में ले जाया करते थे। दीज कंपनीज नॉट ओनली फैसिलिटेड ट्रेड बट ऑल्सो हेल्प एक्सपेंड यूरोपियन कंट्रोल इन द रीजन दे ऑपरेटेड, ऑफन हैविंग देयर ओन आर्मीज एंड नेगोशिएटिंग विद लोकल लीडर्स। ये सिर्फ जो कंपनीज थी मदद नहीं करती थी स्टेट को बढ़ाने के लिए, बल्कि मदद करती थी एक्सपेंड करने में यूरोपियन कंट्रोल को पूरे रीजन में, और ऑपरेट करने में, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। और उनके पास खुद की आर्मीज हुआ करती थी, और वो खुद ही अपने लीडर से नेगोशिएट किया करते, लोकल लीडर से। इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड ऑन यूरोपियन इकोनॉमीज, ट्रेड वॉज इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा, चेंजिंग यूरोपियन इकोनॉमीज ड्यूरिंग द मर्केंटलिस्ट पीरियड, ब्रिंगिंग वेल्थ फ्रॉम कॉलोनीज एंड ट्रेड रूट्स टू यूरोपियन नेशंस, स्पेशली दोज विद द स्ट्रॉन्ग नेवीज, जिनकी स्ट्रॉन्ग नेवी बेसिकली क्या होता है, जो समुद्र के थ्रू हम आर्मी लेके जाते हैं, या फिर जो जैसे मान सकते हो समुद्री आर्मी होती है ना, वो वाली, मान समझ गए थोड़ा बहुत, वैसे पता तो होगा, लेकिन कुछ जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बहुत लोग हिंदी मीडियम के भी होंगे, ठीक है, तो मेरे को प्रॉपर टर्म इसका याद नहीं आ रहा है हिंदी में क्या बोलते हैं, तो समुद्री आर्मी होती है ना, वो वाली यहाँ पर नेवी का बात करा गया है, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रेड, इंक्रीज ट्रेड लेड टू द राइज ऑफ मर्चेंट्स कैपिटलिज्म एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक्स एंड स्टॉक मार्केट्स, particularly in city like London और एम्स्टर्डम।
इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हुई, यहाँ पे राइज मतलब मर्चेंट कैपिटलिज्म का राइज हो रहा था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का राइज हो रहा था, जैसे बैंक और स्टॉक मार्केट्स का बढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा, जैसे सिटीज़ होगी लंदन और एम्स्टर्डम जैसी कंट्री सिटीज़ में। दिस वेल्थ कंट्रीब्यूटेड टू द अर्बन ग्रोथ। अब ये जो वेल्थ थी उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, अर्बन ग्रोथ। इससे बड़ा इमरजेंस हुआ किसका, कंज्यूमर क्लास का, कंज्यूम करने वाली क्लास का, ठीक है। राइज ऑफ कैपिटलिज्म, वेल्थ फ्रॉम ट्रेड लेड फाउंडेशन फॉर अर्ली कैपिटलिज्म। जो वेल्थ आ रही थी ट्रेड के थ्रू, उसने एक नींव रख दी किसके लिए, अर्ली कैपिटलिज्म के लिए, जो कि फ्लोरिश हुआ, फ्लोरिशिंग कमर्शियल एंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज वेंचर्स। प्राइस रिवॉल्यूशन, जो कि हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा क्या था, द इन्फ्लक्स ऑफ गोल्ड सिल्वर फ्रॉम अमेरिकाज कॉज इन्फ्लेशन इन यूरोप, known as price revolution, which affected price, wages and cost of living। एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई थी यूरोप में, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, जब गोल्ड और सिल्वर की जो अमेरिका से आ रहे थे यूरोप में, उसने इन्फ्लेशन ला दिया, महंगाई ला दी, ठीक है। अब पता चले लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो भैया बेचो इनको, महंगाई करो। लेकिन कुछ लोगों के पास वेल्थ आ रही थी, लेकिन हर एक के पास वेल्थ नहीं आ रही थी, ये भी तो देखो। डिपेंडेंसी ऑन कॉलोनियल गुड्स, यूरोपियन इकोनॉमीज बिकेम रिलायंट ऑन रॉ मटेरियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कॉलोनीज। किस पे डिपेंड होने लग गई है जो यूरोपियन इकोनॉमी, किस पे डिपेंड होने लगी, रॉ मटेरियल के और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए अपनी कॉलोनीज पे। क्रिएटिंग इकोनॉमी इनइक्वालिटीज बिटवीन कॉलोनीज पावर एंड देयर कॉलोनी, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म एंड टैरिफ्स, प्रोटेक्शनिज्म एंड टैरिफ। मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज फोकस करती हैं प्रोटेक्टिंग लोकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट, लीडिंग टू द यूज ऑफ टैरिफ ट्रेड एंड रेगुलेशंस। जो मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज हैं किस पर फोकस करती हैं, प्रोटेक्ट करने में लोकल इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से, ठीक है, और बूस्ट करती हैं प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट बूस्ट करती हैं, जो कि यूज़ टैरिफ और ट्रेड रेगुलेशन को लीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। टैरिफ्स क्या होता है, गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन इम्पोर्ट टू मेक फॉरेन गुड्स मोर एक्सपेंसिव, encouraging people to buy local goods and protecting domestic industries। इंपोर्ट करते टाइम जो फॉरेन गुड्स आता है उस पर ज़्यादा और टैक्स ला दें, जिससे कि जो लोग हैं उस महंगी चीज़ को ना खरीद के अपने जो घर का सामान बना हुआ है उस चीज़ को ही क्या करें, खरीदें, महंगी चीज़ को नहीं खरीदें, उसकी जो सब्सिट्यूट है वो खरीदें सस्ते में जो अपने देश में बनी है, ठीक है। मोनोपोलीज एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, मर्केंटलिस्ट नेशंस ऑफन क्रिएटेड मोनोपोली। जो मर्केंटलिस्ट नेशंस हुआ करते हैं वो मोनोपोलीज को क्रिएट करते हैं अक्सर, टू कंट्रोल ट्रेड, लिमिटेड कंपटीशन, अपने कंट्रोल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, कंपटीशन को लिमिटेड करने के लिए, थ्रू लॉज दैट डिक्टेटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेविगेशन एक्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सेट ऑफ लॉज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 17th century एम टू कंट्रोलिंग कॉलोनियल ट्रेड बाय रिक्वायरिंग गुड्स टू बी ट्रांसपोर्ट टू द ब्रिटिश शिप्स। ब्रिटिश शिप से ही होगा जो भी होगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह वही चीज़ बताया था ऊपर। मर्केंटलिज्म इन प्रैक्टिसेस, केस स्टडीज, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एंड नीदरलैंड। डिफरेंट यूरोपियन नेशंस अप्लाइड मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज बेस्ड ऑन देयर गोल्स, इकोनॉमीज, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। देखो जितने भी हमारे नेशंस रहे हैं, जैसे कि 4-5 जो नेशंस हैं इसके बारे में, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही अपने जो पॉलिसीज़ को शेप करा, ठीक है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसने उस चीज़ से इसको यूज़ करा। इंग्लैंड बहुत सक्सेसफुल रहा विद मर्केंटलिज्म फोकसिंग ऑन सिक्योरिंग कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका, द कैरिबियन एंड इंडिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट enforced strict trade rules through Navigation Act, which required goods to be transported on English ships, यानी ब्रिटेन की शिप से ही वो ट्रांसपोर्ट की जाएंगी, बूस्टिंग ब्रिटिश इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसने कि बूस्ट किया ब्रिटिश इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, ठीक। फ्रांस का देखें तो अंडर फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट, फ्रांस ऑल्सो अडॉप्ट मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज promoting French goods and colonization. However, the France faced challenges from inefficiencies and wars that drained resources. हालांकि जो इंग्लैंड के अकॉर्डिंग इसने थोड़ा अच्छा किया, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं किया क्योंकि इसको फेस करने पड़ रहे थे बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सी इनएफिशिएंसीज, बहुत सारे वॉर्स, जिससे कि उनकी जो रिसोर्स था वो, उनका जो पैसा था वो जा रहा था, मतलब कि जल्द आ कम रहा था, ज़्यादा रहा था, ठीक है। स्पेन
depend heavily on riches from its American colonies, especially silver and gold. However, a decentralized economy and dependence on precious metal led to inflation and instability. ये किस पे डिपेंड था? अपनी अमेरिकन कॉलेज पे ज़्यादा डिपेंड था सिल्वर और गोल्ड के लिए, जहाँ पे कि उसने उसकी इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करना पड़ा और डिपेंडेंट रहना पड़ा ऑन प्रीशियस मेटल, जो कि इन्फ्लेशन लाते हैं और इंस्टेबिलिटी ले आए थे स्पेन में. द नीदरलैंड द डच रिपब्लिक बिकेम अ मेजर ट्रेडिंग पावर इन 17th century, successfully applying mercantilist policies while allowing some market freedom. The Dutch East India Company thrived but faced competition from Britain and France later on. Economic policies and reform. Each nation enacted policies to strengthen their economies through wealth accumulation. हर एक नेशन ने अपना अपना हर एक इकोनॉमी ने अपना किया अपने अकॉर्डिंग किया, अपनी जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग किया, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो उनको ज़रूरत पड़े उन्होंने सब कुछ किया. ठीक है, क्या क्या किया? ब्रिटिश सिस्टम सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स. ब्रिटिश सिस्टम ने सपोर्ट किया प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, इनक्रेज किया इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन. जॉइंट स्टॉक कंपनीज हेल्प करती हैं पूल कैपिटल को, जिससे कि लार्ज ट्रेडिंग वेंचर्स बढ़े. फ्रांस देखें तो कॉलबर्ट पॉलिसीज इंक्लूड करती हैं सब्सिडीज फॉर इंडस्ट्रीज एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेवी, बट हैवी टैक्सेस ऑन पुअर लेड टू सोशल अनरेस्ट या टेंशन बोल सकते हो. स्पेन फोकस ऑन प्रीशियस मेटल बट स्ट्रगल विद ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री थ्रेट्स. मतलब कि बस एक को छोड़ के सबको ज़्यादातर फेस करना पड़ा था कुछ ना कुछ. ठीक है, नीदरलैंड में the Dutch took flexible market oriented approach, fostering competition and creating financial innovations like Amsterdam Stock Exchange market to fund trade. Impact on domestic and commercial colonial economies. Domestic economies क्या होता है? Mercantilist spurred industrial growth in Europe, especially in textile and shipbuilding, but also caused inflation economic imbalance due to influx of precious metal. भैया जो डोमेस्टिक इकोनॉमीज थी, जो डोमेस्टिक जो इकोनॉमी बेसिकली इसका मतलब ये है, जो मर्केंटलिज्म था इसने सपोर्ट किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन यूरोप में, जैसे कि टेक्सटाइल और शिप बिल्डिंग. बट साथ ही साथ इसने महंगाई भी बढ़ा दी और इकोनॉमिक इम्बेलेंस बनाया, जिससे क्योंकि कुछ जो इन्फ्लक्स मतलब कि बहुत सी जो प्रीशियस मेटल थे वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे थे. ठीक है, और जो हमारी कॉलोनियल इकोनॉमीज थी वो क्या था इनका, ये डिपेंड रहते थे इकोनॉमिकली अपनी मदर कंट्री पे. जो कॉलोनीज़ मतलब जैसे कि हमारी इंडिया थी वो ब्रिटेन पे डिपेंड होने लग गई थी. भाई जो भी अपनी यही है ना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी एट लो प्राइसेस वाइल बाइंग फिनिश गुड एट हायर प्राइसेस. 50 का देती थी और 5,000 में ख़रीदा कर देती थी. लिमिटिंग देयर ओन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसने कि अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रोक के रखा था, मतलब ज़्यादा स्पीड से ग्रो नहीं हो पा रहा था. क्रिटिसिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ मर्केंटलिज्म. Opposition of mercantilism. By the 1700s, mercantilism faced strong criticism from the new economic thinkers. They caution its focus on accumulating wealth in gold, silver, and its heavy government's involvement in the economy. एडम स्मिथ थे जो कि एक मॉडर्न इकोनॉमिक थिंकर थे, जो कि बोलते थे की क्रिटिक वॉज एडम स्मिथ, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, जो कि बोले जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. इन हिज बुक वेल्थ ऑफ अ नेशन 1776 ही आर्ग्यूड दैट अ नेशन वेल्थ कम फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स. नेशन के पास वेल्थ कहाँ से आते हैं? उनमें जब एबिलिटी होती है गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, नॉट जस्ट फ्रॉम होल्डिंग प्रीशियस मेटल. ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने चांदी जवाहरात, क्या बोलते हैं, सोना जवाहरात, उन्होंने हीरा जवाहरात होता है वो इकट्ठे कर रखे हैं तो वो बहुत वेल्दी हो जाएगा. नहीं, जब तक वो उसमें एबिलिटी नहीं होगी प्रोड्यूस करने की, जब तक वो वेल्दी नहीं बनेगा. ही बिलीव दैट ट्रेड शुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल इन्वॉल्व्ड. उनका मानना ये भी था कि भाई ये जो ट्रेड होना चाहिए वो सबके लिए इक्वल बेनिफिशियल होना चाहिए, नहीं किसी के लिए ज़्यादा हो रहा है, किसी के लिए कम हो रहा है, किसी के लिए हो ही नहीं रहा है. रेदर द कॉम्पिटिशन वेयर वन साइड विंस एट द एक्सपेंस ऑफ अदर. मतलब ऐसा नहीं कि एक जीत रहा है, एक कॉम्पिटिशन में एक हार रहा है और कुछ चल ही ना रहा, मतलब उसका. डेविड हमी, Another critic, David Hume, जो कि पॉइंटेड आउट करते हैं डेट होर्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर could cause inflation and economic problem. अगर आप इकट्ठा करके रखोगे ना इसको, गोल्ड और सिल्वर को,
तो ये इन्फ्लेशन लेके आएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम लेके आएगा. ही एक्सप्लेन दैट व्हेन अ कंट्री रिसीव लॉट्स ऑफ प्रीशियस मेटल्स it increase the money supply leading to the higher prices which eventually balance out trade by reducing exports and increasing imports. जो कि मतलब ये कुछ काम नहीं करेगा, आराम से बैठा रहेगा, तो पैसे अपने पास बहुत है, हम इम्पोर्ट करेंगे, हम कुछ बना ही नहीं रहे, अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कुछ, अब इम्पोर्ट करेंगे, ऐसा इनका मानना था. जीन बैप्टिस्ट मानते हैं, वो बोले कि फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, अपोज करते हैं मर्केंटलिज्म को, बोलते हैं प्रोड्यूसिंग गुड्स क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. दिस आइडिया बिकेम इम्पोर्टेंट इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड कॉन्ट्राडिक्टेड mercantilism, restrictive trade and policies. Changes in economic thought. As criticism grew, economic ideas shift करे toward less government control and more reliant on market force. Capitalism की तरफ बढ़ रहे थे बेसिकली, है ना. लेस फेयर इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट के पास कम ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, ये रहता है ना. द टर्म लेस इज फेयर मीनिंग लेट्स डू इन फ्रेंच वॉज पॉपुलराइज बाई इकोनॉमिस्ट लाइक Francois, Quesnay and Adam Smith. They argued that minimal government intervention allowed market to self-regulate, leading to prosperity. गवर्नमेंट का कम होना चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए, लेकिन कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि मार्केट को देखने दो, वो खुद को अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लेगा. फ्री ट्रेड. विद मर्केंटलिज्म लूजिंग पॉपुलैरिटी, फ्री ट्रेड गेन इंपॉर्टेंस. अब मर्केंटलिज्म ने जैसे जैसे अपनी पॉपुलैरिटी खो रहा था, होता है ना, हर चीज़ का एक पीक पॉइंट आता है, फिर नीचे उसको जाने होता है कि कुछ भी हो जाए. ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर जाए जा रहा है, कभी नीचे नहीं आएगा, नहीं, उसका एक कोई ना पॉइंट नीचे आएगा ही आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता नीचे आने से. इकोनॉमिस्ट जैसे कि एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए, प्रमोट करते हैं आइडिया डेट कंट्रीज should specialize in what they produce best and trade for other goods, contrasting with mercantilists' focus on tariff and state control. Emergence of classical economics. Decline of mercantilism paved the way for classical economics, which dominated from the late 18th century to mid 19th century. दिस अप्रोच एम्फोसाइज फ्री मार्केट. ये जो अप्रोच है किस पे फोकस करती है, किस पे एम्फोसाइज करती है, फ्री मार्केट होनी चाहिए, इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, और एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ होना चाहिए, ठीक है, जो कि सपोर्टेड, जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करता है एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जैसे इकोनॉमिस्ट्स. क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स देते हैं ये, जिसमें कि क्या बोलते हैं. This school of thought advocate for competition, the value of labor, and the idea that economy is naturally balanced through individual actions. It marks shift away from the government controlled policies and mercantilism. Reduce करते हैं state intervention. ये कि मतलब basis of capitalist economy, मतलब इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट बनाने में जोर देते हैं. Legacies and influence, long term effect on European economies. Even after mercantilism रिप्लेस होने के बाद it was impacted remained particularly in how trade colonial system was established. Global trade network, हम किसी बात कर रहे हो mercantilism की थोड़े बात की. Mercantilist policies help create extensive global trade network, मदद करी थी इसने कहीं ना कहीं. Crucial for European economic dominance, जो कि किस लिए ज़रूरी था इकोनॉमिक डोमिनेंस बनाने के लिए यूरोप का पूरी वर्ल्ड वाइड, ठीक है. यूरोपियन पावर कंटिन्यू टू प्रॉफिट फ्रॉम देयर कॉलोनीज. जो यूरोपियन पावर थी वो लगातार प्रॉफिट ले रही थी, कहाँ से, अपनी कॉलोनीज से रॉ मटेरियल ले रही थी और मार्केट बना रही थी अपने फिनिश गुड का उन कॉलोनीज़ को. कॉलोनियल एम्पायर द मर्केंटलिस्ट लेगेसी कंटिन्यूड फॉर सेंचुरीज, जो लेगेसी रही, कंटिन्यू रही बहुत सालों तक, बहुत सेंचुरीज तक. एज यूरोपियन नेशंस केप्ट देयर कॉलोनीज फॉर द रिसोर्सेज, जो यूरोपियन नेशन थे अपनी कॉलोनीज़ को रखते थे रिसोर्सेज के लिए और मार्केट के लिए. Although colonial system evolved हुआ धीरे धीरे करके, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था सेट बाय मर्केंटलिज्म हैड लास्टिंग इफेक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड डिपेंडेंसीज. इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसीज. इन्फ्लुएंस क्या रहा आज के टाइम पे मॉडर्न मर्केंटलिस्ट है, फिर बोल सकते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे. वाइल मर्केंटलिज्म हैज मोस्टली बीन रिप्लेस्ड बाय फ्री मार्केट आइडियाज,
some of its principles still appear in modern economic policies, especially in protectionist countries during economic crisis. प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रेड बैरियर्स ऊपर पढ़ा था, जैसे कि अभी हमने याद हो तो क्या था बताते हैं एक बार दोबारा से. एलिमेंट्स ऑफ मर्केंटिलिज्म लाइक टैरिफ और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कैन स्टिल सीन इन मॉडर्न प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज. ये आज भी देखे जाते हैं मॉडर्न प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ में. ठीक है, क्या क्या टैरिफ और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी आज भी दिखे जाते हैं, राइट. इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं स्पेशली इन द टफ इकोनॉमिक टाइम्स अडॉप्ट दिस स्ट्रेटजीज टू शील्ड लोकल इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. ये कुछ यूज़ करती हैं, कुछ कंट्रीज़ यूज़ करते हैं जब उनको इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है उनके पास, या फिर बहुत ज़्यादा वो मुश्किल से जूझ रहे होते हैं, तो वही स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं. इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन सम इमर्जिंग मार्केट. इकोनॉमिक नेशनलिज्म रिफ्लेक्टिंग मर्केंटलिस्ट आइडियाज़ रिमेनिंग इन्फ्लुएंशियल. गवर्नमेंट में प्रोटेक्ट की इंडस्ट्रीज एंड प्रायोरिटाइज नेशनल इंटरेस्ट ओवर ग्लोबल ट्रेड. अब जो गवर्नमेंट है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा रखती हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा रखते हैं, ना कि ग्लोबल ट्रेड पे ज़्यादा वो करते हैं. भाई अपने आप को, अपना घर को देखेंगे फिर दूसरे पड़ोस वाले घर को देखेंगे. ये तो देखो ना, सोचो खुद ही. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. मर्केंटिलिज्म इज इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री एज इट मार्क द शिफ्ट फ्रॉम फ्यूडल टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन यूरोप. It influenced the rise of colonial empire, global trade, and state control over economic matter. Impact on capitalism. Mercantilism played a key role in the rise of modern capitalism. अब देखो ये जो हमारा मर्केंटलिज्म था वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड रहा है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे यूरोप शिफ्ट कर रहा था फ्यूडल से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, ठीक है. और ये इन्फ्लुएंस लाता है राइज ऑफ कॉलोनियल एम्पायर, ग्लोबल ट्रेड और स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक मैटर्स. अब इम्पैक्ट क्या रहा कैपिटलिज्म पे, क्या रहा कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट ऑन कैपिटलिज्म क्या रहा. सो बेसिकली मर्केंटिलिज्म ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एज मॉडर्न कैपिटलिज्म को जगाने में और बढ़ाने में, राइज करने में. ये जो वेल्थ है जनरेट करती है फ्रॉम ट्रेड एंड कॉलोनाइजेशन फ्यूल्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन यूरोप, स्पेशली इन द ब्रिटेन. State power and economic regulations. The legacy of mercantilism is still evident in modern economies that emphasize government's involvement in economic issues. State power and economic regulation. कहीं ना कहीं स्टेट का इंटरवेंशन होना ज़रूरी है, बेसिकली इसमें यही बताया गया. कंक्लूजन देखें तो क्या क्या रहे हैं की समरी पॉइंट्स देखें. मर्केंटिलिज्म वाज ए इम्पोर्टेंट या इकोनॉमिक सिस्टम जो कि फोकस करता है एक्यूमुलेटिंग वेल्थ अपने पास ज़्यादा आनी चाहिए. गोल्ड सिल्वर भरपूर मात्रा में हमारे पास होने चाहिए. थ्रू फेवरेबल ट्रेड बैलेंस, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे. कॉलोनियल एक्सपेंशन से, गवर्नमेंट रेगुलेशन से. की सपोर्ट इंक्लूडेड जेन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट, थॉमस मून, जीन बॉर्डन, जो कि एडवोकेट करते हैं प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़ एंड स्टेट मैनेजमेंट इन द economy. Mercantilist practice led to the expansion of European empire and global trade of network. Critics जैसे कि एडम स्मिथ हैं प्रमोट करते हैं फ्री ट्रेड और मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और चैलेंज करते हैं मर्केंटिलिस्ट आइडियाज़ को. जो एडम स्मिथ जैसे क्रिटिक जो क्रिटिसिज्म करते हैं इस मर्केंटिलिज्म की, वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम. और ये मर्केंटिलिस्ट आइडियाज़ को चैलेंज करते हैं. ऑल्दो मर्केंटिलिज्म डिक्लाइन हो रहा था, इट्स लेगेसी कंटिन्यू रही. इसकी जो लेगेसी थी कंटिन्यू रही मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आज भी. आज के टाइम से रिलेटेड देखें तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड स्टेट रोल्स इन द इकोनॉमी. रिफ्लेक्शन ऑन मर्केंटिलिज्म रोल इन द हिस्ट्री. Mercantilism significantly shaped European history by laying the groundwork for imperialism and colonial expansion. ये फोकस करता है ट्रेड और स्टेट कंट्रोल पे, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दौरान आई थी ड्यूरिंग द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन. ये जो राइज है क्लासिकल इकोनॉमी का मार्क करता है शिफ्ट टूवर्ड्स द लेस फेयर पॉलिसी, जिसका मतलब ये क्या है, गवर्नमेंट लेस इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी ऑफ मार्केट को देखने दो. लीडिंग टू द मॉडर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड. जो कैपिटलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट को ज़्यादा हक नहीं होता है, बस मार्केट अपना मार्केट देखेगा, इकोनॉमी मार्केट देखेगा, ना कि गवर्नमेंट अपना काम करे. डेस्पाइट इज डिक्लाइन एलिमेंट्स ऑफ मर्केंटिलिज्म इज स्टिल फाउंड इन टूडेज ट्रेड पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम. आज भी देखा जाता है स्पेशली ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्राइसिस और नेशनलिज्म, खासकर उस टाइम पे जब कि
जो कंट्री होती है फिर नेशन होता है, वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा होता है, उस टाइम ये फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है उस कंट्री के लिए, अपनी इंडस्ट्रियल या फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, यूनिट ख़त्म हो गई मर्केंटलिज्म वाली। सो नेक्स्ट यूनिट बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर करना चाहो।